नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल में हम नदियों को पढ़ रहे थे और नदियों की आज इस श्रृंखला में हम चंबल और उनकी सहायक नदियाँ उनकी अपन बात करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, एक वीडियो हमने पहले बनास का बनाया था, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रयास करेंगे चंबल और उनकी जो सहायक नदियाँ उसको अपन डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की। तो देखिए, चंबल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। सबसे पहले अपन उपनाम की बात करें तो उपनाम में आपको याद रखना है, इसको चर्मणवती नदी, कामधेनु, सदा नीरा और नित्यवाई, ये 3-4 नाम हैं जो बिल्कुल इजी नाम है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और चंबल नदी की उद्गम की बात करूं मैं, तो इस नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश की महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी? जनापाव। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर जो महू जिला है, उस महू जिले के अंदर जनापाव पहाड़ी है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। अब देखिए, ये जो चंबल नदी है जहाँ से निकलती है और जो इसका जो अंतिम बिंदु है, उनके बीच का जो क्षेत्र है, इसको अपन चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानेंगे। तो देखिए, तो ये पहले एमपी के अंदर बहती है और एमपी के अंदर 3-4 जिलों के अंदर बहने के बाद में लास्ट जो एमपी का जिला है चौरासीगढ़, ये मंदसौर मध्य प्रदेश, और चौरासीगढ़ आपको याद रखना यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर चित्तौड़ से प्रवेश करती है। तो देखिए, राजस्थान के अंदर चौरासीगढ़, मध्य प्रदेश मंदसौर, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर चित्तौड़ से प्रवेश करती है। और चित्तौड़ के अंदर आपको पता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, और उसके बाद में ये कोटा, कोटा के बाद में करौली, और उसके बाद में धौलपुर, सवाई माधोपुर। इस तरह से ये आगे धौलपुर से आगरा चली जाती है और आगरा के अंदर आपको याद रखना, आगरा के बाद में यूपी के अंदर इटावा, और इटावा के अंदर आपको पता किसमें मिल जाती है? यमुना के अंदर। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो देखिए, यानी चौरासीगढ़, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश, चित्तौड़, तो सबसे पहला चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में आपका सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में करौली, फिर धौलपुर, और धौलपुर के बाद में ये यूपी आगरा, और आगरा के बाद में ये आपके इटावा यूपी के अंदर, और वहाँ पे ये किस में मिल जाती है? यमुना के अंदर। तो इसके प्रवाह को आप जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी बहती है वो कितने जिलों में बहती है, और तो ये जिलों का आपका थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल ईजी है। चौरासीगढ़, फिर ये चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, फिर कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, और फिर आगरा, और फिर इटावा, फिर किसमें मिल जाएगी? यमुना के अंदर। तो आप देख सकते हो, ये आप जैसे मैं मान लूँ ये जनापाह की पहाड़ी है, और इसके बाद में यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़, और चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, और फिर करौली, धौलपुर, ऐसे करते ये लास्ट में कहाँ जाती है? यमुना के अंदर मिल जाती है। तो इसका आपको प्रवाह क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए, ये आपका सवाई माधोपुर, और ये आपका करौली, और ये धौलपुर, ये जो आपके जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो चंबल नदी का जो ये क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि, अवनाली का जो अपर्दन सबसे ज्यादा होता है वो इन्हीं क्षेत्र में, डांग क्षेत्र बोलते हैं इसको, सीडीएस, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो इस आप इसको देख रहे हो, तो ये क्या करती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के साथ में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो इसका आप जरूर याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीमा कितनी बनाती है? 252 किलोमीटर। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी बेसिक चीजों का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इस चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं गांधी सागर बांध, और गांधी सागर जो बांध है ये राजस्थान में नहीं है, किसमें है? मध्य प्रदेश के अंदर, मंदसौर मध्य प्रदेश। उसके बाद में दूसरा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है, और राणा प्रताप जो चित्तौड़ के अंदर ये बांध है, और सबसे ज्यादा भराव क्षमता है वो किसकी है? राणा प्रताप सागर की। उसके बाद में आपका जवाहर सागर है, ये कोटा के अंदर है, और कोटा बैराज भी कहाँ है? कोटा। अब ध्यान से समझना, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इन चारों बांधों में से आपको पता है यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, और लगभग 193 मेगावाट के आसपास विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, कोटा बैराज है, यहाँ से केवल और केवल क्या होती है? सिंचाई होती है। और बाकी जो तीनों आपके डैम है, उन तीनों डैम का आपको जरूर याद रखना, यहाँ पेयजल के लिए इसके साथ साथ सिंचाई भी होती है, और सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है, विद्युत उत्पादन। लेकिन कोटा बैराज का आपको पूछे तो केवल क्या होती है? सिंचाई होती है। तो यहाँ पे इस कोटा बैराज के अंदर जो पानी है, इसको केवल सिंचाई के उद्देश्य से या सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन बाकी जगह से विद्युत का उत्पादन होता है।
आपको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य जो चंबल परियोजना है 50-50 की भागीदारी, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो चंबल परियोजना का आप संक्षिप्त में ध्यान रखिए, चंबल परियोजना। वैसे हम राजस्थान के अंदर जो सिंचाई परियोजना उसको पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो देखिए चंबल परियोजना, इसमें आपको याद रखना भागीदारी 50-50 की है। किस किस के साथ में? राजस्थान और आपका एमपी के साथ में 50-50 की भागीदारी है। और ये 193 मेगावाट, और टोटल जो विद्युत उत्पादन होती है वो 386 मेगावाट। कितनी हो रही है? 386, जिसमें से बराबर की भागीदारी 193 मेगावाट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इसको भी अपना अलग से पढ़ेंगे। तो ये 4 डैम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा है जो कोटा बेरा, जिसको केवल सिंचाई के लिए काम में किया, पानी को काम में लिया जाता है, और बाकी जगह पेयजल है, सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, सारी चीज़ों में लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं 2-3-4 फैक्ट है, इसका ध्यान रखना चंबल का। एक तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक सतही जल, इसके बाद में सबसे ज्यादा इस नदी के अंदर अवनाली का अपरदन होता है, और सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है, आपको पता है जो डांग क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वो आपका करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर। सीडीएस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भूमि का इतना कटाव होता है, भूमि कंदरायुक्त बहुत गहरी गहरी दरारें बन जाती है, यानी बहुत घटिया बन जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो जमीन का कटाव कहते हैं बेड लैंड, जमीन का बहुत ज्यादा कटाव होने की वजह से बीहड़ भूमि और अवनाली का अपरदन सबसे ज्यादा इस चंबल नदी में देखने को मिलता है। तो ये आपको बेसिक चीजें हैं चंबल की, आप इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं। आप देखिए जो चंबल की सहायक नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इसको आपको वैसे ही आपको इसको अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी नदियां, उनकी भी कुछ सहायक नदियां, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए बामनी नदी, बामनी नदी की मैं बात करूं तो सबसे पहले इस बामनी नदी का जो उद्गम है वो है आपका हरिपुरा चित्तौड़। कहाँ से निकलती है? हरिपुरा चित्तौड़। अब देखिए इस नदी की खास बात आप देख सकते हो, मैप में भी इसको देख सकते हो, ये आपकी चंबल नदी है और यहाँ से निकलती है हरिपुरा चित्तौड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिपुरा चित्तौड़। अब देखिए ये हरिपुरा चित्तौड़ से जब निकलती है, और निकलने के बाद में आपको याद रखना है चित्तौड़ से ये कहाँ जाती है? आपके एमपी में जाती, फिर राजस्थान आती। तो आपको कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल राजस्थान से चित्तौड़, राजस्थान से एमपी में जाती है, फिर वापस राजस्थान में आती है। यानी कहने का मतलब आपको पता है राजस्थान के अंदर चित्तौड़ जो जिला है उसको आप देख सकते हो 2 भागों में टूटा, एक भाग इधर अलग है और एक भाग इधर है। तो आपको याद रखना फर्स्ट टाइम इधर से निकलती है, एमपी में जाती है, फिर सेकंड वाले भाग से होते हुए ये चंबल नदी में मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, हरिपुरा चित्तौड़ से एमपी में और फिर चित्तौड़ में, और चित्तौड़ के जगह पड़ती है भैंसरोडगढ़, और इस भैंसरोडगढ़ जगह पर ये किस में मिल जाती है? चंबल के अंदर। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान के अंदर किला है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ का किला। हम राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, और राजस्थान के अंदर जब हम स्थापत्य कला को पढ़ेंगे तो हम किलों को विस्तार से देखेंगे, हम मंदिर देखेंगे। ठीक है। तो किलों को पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा राजस्थान का एक ऐसा जल दुर्ग है, याद रखना जल दुर्ग है, और जल दुर्ग जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ का किला। और कई बार पूछा जाता है भैंसरोडगढ़ का किला कौन सी 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर भैंसरोडगढ़ का जो किला है चंबल और बामनी की संगम पर बना हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो याद रखना है आपको चंबल और बामनी, जल दुर्ग है भैंसरोडगढ़ का किला। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ में ही एक जल प्रपात है इस नदी पर, बामनी नदी पर, उस प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, चूलिया जल प्रपात चंबल नदी पर है भैंसरोडगढ़ के अंदर, ये महत्वपूर्ण 18 मीटर ऊंचा चूलिया जल प्रपात। ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, चूलिया जल प्रपात। ठीक है। तो ये एक कहानी आपकी बामनी नदी की। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली जो नदी है वो है आपके पार्वती नदी। और पार्वती नदी की बात करूं तो सबसे पहले इसका उद्गम अपन देखते हैं। तो ये जो पार्वती नदी निकलती है ये मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ एक क्षेत्र है सीहोर क्षेत्र, आपको इस क्षेत्र का जरूर याद रखना है। एग्जाम के अंदर आपको पता विंध्याचल पर्वतमाला अपन पढ़ेंगे, लेकिन विंध्याचल पर्वतमाला का एक पास में क्षेत्र है जिसका नाम है सीहोर क्षेत्र, और इस सीहोर क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी। और ये नदी राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखना सत्रपुरा जगह है करयाहट 12 के अंदर, यहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इस नदी के प्रवाह की मैं बात करूँ, इसके क्षेत्र की बात करूँ कि राजस्थान के अंदर ये कौन कौन से जिलों में बहती है, तो ध्यान देना आपको। तो ये 12 के बाद में चलती कोटा, और कोटा के बाद में सवाई माधोपुर,
और सवाई माधोपुर के अंदर जगह है पलिया, और ये जो पलिया जो जगह है वहाँ पे ये किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। बहुत ही सिंपल है। देखिए उद्गम कहाँ से हो रहा है, एमपी के अंदर विंध्याचल जो पर्वत क्षेत्र है या विंध्याचल जो पर्वतमाला है वहाँ सीहोर क्षेत्र से ये नदी निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। छत्रपुरा गांव करयाहट बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब इस नदी की मैं प्रवाह की बात करूं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है, कौन कौन से जिलों में बहती है, तो बारां के बाद में कोटा, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर जगह है पलिया, और पलिया जो जगह है वहाँ पे किस में मिल जाती है, चंबल के अंदर। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो ये आपका विंध्याचल है, सीहोर क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे आपको याद रखना है ये करयाहट बारां है, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में लास्ट सवाई माधोपुर के अंदर पलिया जो जगह है यहाँ से किस में मिल जाती है, आपके चंबल में। तो याद रखना है राजस्थान का जो कोटा जिला है दोनों हो टच कर रहा है, इधर से भी है इधर से भी। अपन देखें भाई इधर से भी एमपी को टच कर रहा, नीचे से कर रहा, तो ये दोनों जगह आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्वती नदी। अब देखिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियाँ, हमने आपको पहले भी बताया। देखिए हमने अरब सागरीय तंत्र पढ़ा, इसके अलावा हमने कल के वीडियो के अंदर जो बनास और उनकी सहायक नदियों का पढ़ा, और आंतरिक प्रवाह की जो नदियां पढ़ी। इन्हीं सभी नदियों में मैंने सहायक नदियों का आपको बोला, आप जरूर याद रखिएगा। पार्वती की जो सहायक नदियां, इसको एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। देखिए लासी, बरनी, रेतड़ी और अंधेरी, ये 4 छोटी छोटी नदियां हैं पार्वती की सहायक नदियां, याद रखना। देखिए पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल की, क्योंकि ये अपना जल कहाँ ले जा रही है, चंबल में। लेकिन कुछ छोटी मोटी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी है, पार्वती की। तो देखिए आपको ये नहीं पूछेंगे भी चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा। आपको ये पूछेंगे राजस्थान के अंदर पार्वती की सहायक नदी कौन सी नहीं है, 3 दे देंगे, एक दूसरी डाल देंगे। तो आप इन चारों को जरूर याद रखिएगा, लासी, बरनी, रेतड़ी और अंधेरी, जिसकी सहायक नदियां ज्यादा होती वहां से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए ये 4 है, 4 में से एक को उड़ा के एक जगह दूसरी डाल देंगे। तो ये आप जरूर याद रखिए, लासी, बरनी, रेतड़ी और अंधेड़ी, इसको आप इंपॉर्टेंट कर देना, सहायक नदी पार्वती की। ठीक है, तो ये आप पार्वती का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं पार्वती नदी के बाद में काली सिंध नदी। देखिए काली सिंध नदी की मैं बात करूं तो काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो कहां से है, तो याद रखिएगा एमपी के अंदर देवास जिले के अंदर बागली गांव की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। तो देखिए मध्य प्रदेश लगभग आप मान के चलिए जो इधर आपके कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती। मोटा मोटा आपको याद रखना है, अपन पढ़ेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें अपन विंध्याचल पर्वतमाला को भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। तो याद रखना है एमपी के अंदर देवास जिले के अंदर बागली गाँव की पहाड़ी से काली सिंध निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में राजस्थान के अंदर आपको याद रखना बिंदा गाँव पड़ता है, ये रायपुर झालावाड़ यहाँ से ये कार्य करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और वहां से ये कोटा के अंदर आपको याद रखना एक जगह है नोनेरा गांव, वहां से किसमें मिल जाती, चंबल में। तो याद रखना काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यानी एमपी के बाद में राजस्थान में प्रवेश कहां से किया, बिंदा गांव, रायपुर झालावाड़ से, और वहां से फिर ये कोटा के अंदर गई, और कोटा के अंदर जगह है नोनेरा गांव, वहां से किसमें मिल गई, चंबल के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो ये बागली गांव की पहाड़ी से निकली, और यहां से निकलने के बाद में आपको पता ये जगह है आपका बिंदा गांव, रायपुर झालावाड़ से इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया, और यहाँ से आपको पता ये जो जगह है ये नोनेरा कोटा, यहाँ से किसमें मिल गई, चंबल के अंदर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगली जो इसकी सहायक नदी की बात करूं, देखिए काली सिंध की कुछ सहायक नदियां हैं। तो काली सिंध की सहायक नदी में आपको एक आहू का ध्यान रखना, एक परबंद का ध्यान रखना। ये दोनों किसकी सहायक नदी, काली सिंध की है, न कि आपके चंबल की, क्योंकि ये जो आपके आहू और परवन है जो अपना जल सीधे कहाँ ले जाती है, काली सिंध में, और काली सिंध फाइनली किसमें मिल जाती है, चंबल में। तो याद रखना ये दोनों नदियां सहायक किसकी है, काली सिंध की, और काली सिंध किसकी, चंबल की, चंबल किसकी, यमुना की। तो आप इसी फॉर्मेट से आपको याद रखना। देखिए तो देखिए आहू का उद्गम कहाँ से हो रहा है, सुसनेर जगह है एमपी के अंदर, वहां से निकलती है, और आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है, और वहां पे आगे जाने के बाद में किस में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। तो याद रखना है, देखिए ये सुसनेर जगह है एमपी के अंदर, यहाँ से निकलती है। और उसके बाद में हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो नंदपुर जगह है झालावाड़ से, यहाँ से प्रवेश करती है। उसके बाद में ये आपको याद रखना आगे जाकर के किस में मिल जाती है, काली सिंध के अंदर। ठीक है, अब देखिए आहू जो नदी है वहां पे अपन बात करते हैं, झालावाड़ के अंदर आपने पढ़ा होगा एक जल दुर्ग, देखिए महत्वपूर्ण जल दुर्ग है गागरोन का किला।
जैसे हमने भैंसरोडगढ़ का किला पढ़ा था और भैंसरोडगढ़ का जो किला था चंबल और बामनी के संगम पर, वैसे के वैसे अपन बात करते हैं गागरोन का जो जल दुर्ग है। इस गागरोन के जल दुर्ग की बात करूं तो आपको पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर जो गागरोन का जो जल दुर्ग है कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो याद रखना है कि आपके काली सिंध है और दूसरी कौन सी, आहू है। तो काली सिंध और आहू के संगम पर जो आपका किला है, जो जल दुर्ग है, उसका नाम क्या है, गागरोन का किला। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। और उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली जो इसकी सहायक नदी है काली सिंध की, उसका नाम है परवन नदी। और मैं परवन नदी की बात करूं तो परवन नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल, आप मोटा मोटा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में, तो खारीबोर जगह है झालावाड़, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और वहाँ से बहने के बाद में इसकी प्रवाह की मैं बात करूँ तो देखिए ये झालावाड़, झालावाड़ के बाद में कोटा और कोटा के बाद बारा, और बारा के अंदर एक गांव पड़ता है पलायता गांव। और पलायता गांव में आपको याद रखना है किसमें मिल जाती, काली सिंध में। तो याद रखिएगा आहू और परवन दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, काली सिंध की सहायक नदियां। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ईजी है, विंध्याचल से निकलती है, वहां से राजस्थान के अंदर खारीबोर झालावाड़ से प्रवेश करती है। और इसके प्रवाह की मैं बात करूं तो झालावाड़, फिर कोटा और फिर बारा, और बारा के अंदर एक गांव पड़ता है पलायता गांव, और वहां से किसमें मिल जाती, काली सिंध के अंदर। अब देखिए परवन की भी कुछ सहायक नदियां, इसको भी याद रखना है। और परवन की जो सहायक नदियां जिसमें थार है, सापी है और नेवज है, ये तीनों नाम महत्वपूर्ण, थार, सापी और नेवज। देखिए छोटी छोटी नदियां हैं जिनकी सहायक नदियां हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न उठाना शुरू करेगा। एग्जामिनर चाहेगा भी ये छोटी छोटी नदियां, उनकी सहायक नदियों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए परवन की सहायक नदियां आप अच्छे से पढ़िए, थार है, सापी है, नेवज है, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। तो देख सकते हो ये आपका विंध्याचल है और यहाँ से ये आपके राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रही है परवन नदी, और राजस्थान के अंदर खारीबोर झालावाड़ से प्रवेश कर रही है। और आपको पता झालावाड़ के बाद में कोटा और कोटा के बाद बारा, और बारा के अंदर आपको याद रखना है गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है, पलायता गांव। वहां से किसमें मिल जाती है, वहां से ये मिल जाती है काली सिंध के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप दो तीन बातें और ध्यान से देखिए, शेरगढ़ जो किला है या शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो इसी नदी के बीच में पड़ता है। कहने का मतलब जो परवन नदी है, इस शेरगढ़ या जो शेरगढ़ का किला या शेरगढ़ का जो अभ्यारण्य है, यहाँ से ये सीधी इसके अंदर से होकर प्रवेश करती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसके किनारे या इससे होकर के जो नदी प्रवेश करती है इस अभ्यारण्य से, वो आपका कौन सा, शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप याद रखिएगा। ये तीन जो नदी है, काली सिंध तो सहायक नदी है किसकी, चंबल की, और काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं आहू और परवन। और परवन की जो सहायक नदियां हैं उसका नाम है थार, सापी, नेवज। ये अच्छे से याद करिए। देखिए एक तो आपको परवन की जो तीन सहायक नदियां हैं, थार है, सापी है, नेवज, उसका ध्यान रखना है। उसके पहले हमने देखा था पार्वती, और पार्वती की जो सहायक नदियां हैं लासी, बरनी, रेतड़ी और अंधेरी, ये चारों महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए पार्वती और परवन दोनों की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका दो क्लास के अंदर, दो वीडियो के अंदर हमने बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र था, एक वीडियो के अंदर हमने चंबल और उसकी सहायक नदियों को आज देखा, और कल की क्लास में हमने इसको देखा था बनास और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं नदियों के चैप्टर में जो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि जो हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र पढ़ा तो वहाँ पे नदियाँ थोड़ी सी कम है, तो वहाँ से प्रश्न थोड़े से आजकल कम, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अभी आपको बता दूं कि ये जो आपका कोटा संभाग और इधर का जो इलाका है, सारी जो नदियाँ हैं अभी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर 13 जिलों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का, ERCP, ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, जिसको लेकर के राज्य और केंद्र के मध्य इसको राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने का प्रयास राज्य सरकार चाह रही है। ठीक है, तो ये वर्तमान में थोड़ा सा चर्चा में है, तो आपको इधर से ही जो सहायक नदियां हैं तो उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है कि भाई किस किस नदियों को जोड़ करके ये जो कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर पेयजल के लिए आपको पता काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो जल लेकर लाकर यहाँ से इसमें विलीन होने के बाद में आगे चली जाती है, जल का वेस्टेज हो जाता है। इस वजह से सरकार चाह रही है कि हम इन नदियों को जोड़ करके कैसे भी करके एक बहुत बड़ा कैनाल बना करके इसको, इस क्षेत्र में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ तक पहुँचाने का जो प्रयास सरकार का चल रहा है। लेकिन आपको पता है ये जो ERCP है राजस्थान का सेकंड जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बाद में,
तो कहीं न कहीं इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने का सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने नदी के चैप्टर को 3-4 वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात की, उसके बाद में हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी उसको हमने डिस्कस किया, और फिर हमने बंगाल की जो खाड़ी है उसको हमने 2 आधारों पर देखा। सबसे पहले हमने बनास और उनकी सहायक नदियों को देखा, उसके बाद में हमने चंबल और उसकी सहायक नदियों को। तो आप जब भी पढ़ो तो उस तरह से पढ़िए। देखिए, जैसे आप बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ना चाह रहे हो तो उसको आप 2 आधारों पर डिवाइड करके पढ़ सकते हो। सबसे पहले बनास ले लो, और बनास जो बड़ी नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं उनको देख लो, कौन कौन सी त्रिवेणी संगम है उसको देख लो। फिर अपन बात कर लेते चंबल, तो चंबल बड़ी नदी है तो चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, उन सबको आप देख लो। तो इस तरह से आप इसका डिवाइडेशन करके अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। RAS 2018 के अंदर भूगोल के अंदर 10 नंबर का प्रश्न पूछा था कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं उनको आप समझाइए, तो तीनों को आपको 100 वर्ड में लिखना था। तो आप थोड़ा संक्षिप्त चित्र बना करके आप ही समझा सकते थे। आपने एक मैप बना दिया हल्का सा, उसमें चंबल और उसकी सहायक नदियों को दर्शा दिया, बनास और उसकी सहायक नदियों को दर्शा दिया, और थोड़ा सा आपने अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है उसमें आपको याद रखना माही और सहायक नदियाँ, एक लूणी को दर्शा दिया, आंतरिक अफवाह ने आपने घग्गर नदी को दर्शा दिया। तो मोटा मोटा आपको संक्षिप्त में इन चीज़ों को समझाना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने सभी नदियों को पूरे राजस्थान को कवर कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो के अंदर राजस्थान के अंदर भूगोल का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा उसके साथ में हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।